हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, जिसमें आप यूपी टेट, टेट, SSC, यूपी पुलिस आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं और वनडे एग्जाम में आने वाले भारतीय इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इन प्रश्नों में से आपको आगामी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास MR जो अग्निवीर की परीक्षा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दें ताकि अधिकतम बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो लाभान्वित हो सके। तो इतिहास के विभिन्न सेगमेंट से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर दिए गए हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जो पद्धति थी वो किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए है उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित और ऑप्शन डी जाति आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही है, उचित समतावादी। जो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सैंधव नगर अनेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेक लोगों के सम्मिलन केंद्र थे और समाज में किसी अंतर संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जो हड़प्पा के लोग हैं उनकी जो सामाजिक पद्धति थी, जो सोशल सिस्टम था, वो उचित समतावादी थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और चौथा है उनकी सांस्कृतिक सामान्यता स्थिर नहीं थी। उनकी जो संस्कृति स्थिर नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। इन चारों कथनों में से केवल यही कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली है कि मातृ देवी की उपासना या आराधना करते थे। इसके साथ ही साथ ये पशुपति की भी उपासना करते थे। इस देवता के कई रूपों का अंकन हमें सैंधव पुरावशेषों में परिलक्षित होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव का प्राक रूप कहा है। यानी मार्शल जो ऐतिहासिक हुए हैं, इतिहासवेत्ता हुए हैं, उन्होंने जो त्रिमुखी आकृति को दिखाई दी थी वो पुरुष की थी, उसको जो है इन्होंने शिव का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? जो सिंधु घाटी के घर थे वो किसके बनाए जाते थे? ऑप्शन है ईंट के, बांस के, पत्थर के या लकड़ी के। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। जो सिंधु घाटी के घर थे वो ईंटों के बनाए जाते थे। पक्की ईंटों का इस्तेमाल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही सर्वप्रथम किया गया था। तो सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी, यानी जो ये नगर योजना प्रणाली पर आधारित थी। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों में अपने अपने दुर्ग थे जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों के बने थे, यानी हड़प्पा संस्कृति के जो मकान थे वो अधिकतर उनमें ईंट का ही प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में जो गलियां थी वो किस प्रकार की थी? चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी या तंग और टेढ़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो शहर थे उनकी जो गलियां थीं, उनके जो रास्ते थे वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी।
सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी और जहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। कहाँ पर काटते थे? समकोण पर काटते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी थे, जो हड़प्पा के निवासी थे किस प्रकार के निवासी थे हड़प्पा के? ऑप्शन ए है ग्रामीण थे, ऑप्शन बी है शहरी थे, ऑप्शन सी है खानाबदोश थे और ऑप्शन डी था जनजाति थे। जो सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता थे उसके निवासी जो है वो शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, उसके जो निवासी थे वो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता अतः इस नगरीय सभ्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो निवासी थे वो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं, यानी किस नदी पर प्राप्त हुए हैं? तो इस संबंध में जो है यहाँ पर रावी नदी, चूँकि ये प्रश्न थोड़ा डाउट है, जो एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर डाउट एक स्टार बना हुआ है। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर हैं वो हड़प्पा के जो खंडर हैं वो रावी नदी पर स्थित हैं और जो मोहनजोदड़ो के खंडर हैं वो सिंधु नदी पर स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सिंधु नदी का नाम नहीं है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस वस्तु का उत्पादन किया था? तो आपके जवाब हैं ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने सर्वप्रथम कपास वस्तु का उत्पादन किया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कपास का उल्लेख जो है सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त होता था। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था और कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी। तो सैंधव थे यानी सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनकी जो मूल फसल थी वो कपास ही थी। इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन हैं, मुद्राएं हैं, नावें हैं या मकान हैं? इनमें से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही है? सही हो तो कमेंट करें। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन जो व्यापारिक और आर्थिक विकास के जो संकेतक हैं वो कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुद्रा है, कि मुद्रा के ही द्वारा जो हम उसकी आर्थिक विकास को मापते हैं। आइए डिटेल में पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत ही महत्व था। इसकी पुष्टि जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों के पाए जाने से ही नहीं होती, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें, एक रूप लिपि, मानवीकृत माप तोल प्रणाली के अस्तित्व से भी होती है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र के बाहर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार भी करते थे। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में पहुंचाने के लिए नावों और बैलगाड़ियों का भी प्रयोग करते थे। और बहुत से हड़प्पाई मुहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से भी निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया नागरिकों के साथ कई प्रसाधनों का अनुकरण भी किया है, उनके साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं। अतः विशेषों की खुदाई में प्राप्त मोहरों से या मुद्राओं से इस सभ्यता के व्यापार और आर्थिक गतिविधि का पता चलता है। तो इसकी आर्थिक विकास का जो आधार था वो क्या था? मुद्रा ही था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है बहुत ही। और जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी, नवपाषाण युग की सभ्यता थी, पुरापाषाण युग की सभ्यता थी या लौह युग की सभ्यता थी? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। हड़प्पा कालीन सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या कृषि था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर डी सही है, कृषि था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था।
सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के अधिशेष उत्पादन ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए जो प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंच गया। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी थी? तमिल थी, खरोष्टी थी, अज्ञात थी या ब्रह्मी थी? सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अज्ञात। यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो अज्ञात थी, यानी उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, इसलिए उसको अज्ञात थी। और इसकी लिपि जो है एक प्रकार से चित्रात्मक कही जा सकती है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी और ये पढ़ी नहीं जा सकती थी, बस चित्रों को पढ़ा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था जिसमें दुर्ग बना ही नहीं था? तो ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर डी सही है, बिना दुर्ग का था। अगला भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन शहर कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, पंजाब था या सिंध था? तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि हड़प्पा की सभ्यता ही हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो हड़प्पा शहर की ही खुदाई सबसे पहले 1900 ईस्वी में की थी, 1920-21 के ईस्वी में की गई थी। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की जब खोज 1921 में हुई थी तब यह अखंड भारत का एक भाग था, यानी ये भारत टुकड़ों में बटा हुआ नहीं था, यानी पाकिस्तान भी नहीं था, ना ही बांग्लादेश था, ठीक है, और ना ही नेपाल अलग था, सब एक में मिला हुआ था। अफगानिस्तान भी नहीं था, पूरा भारत एक अखंड भारत था और वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा क्षेत्र की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? जो मोहनजोदड़ो हैं उसमें सबसे बड़ा भवन जो है कौन सा? ऑप्शन 14 का ऑप्शन है विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हाल, 2 मंजिला मकान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहाँ पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था और इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 54.85 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 32.90 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का धान्यागार गार जो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। अगला क्वेश्चन है पुरालेख विधा का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन करना, शिलालेखों का अध्ययन करना, महाकाव्यों का अध्ययन करना, भूगोल का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन है अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? यानी अपवाह तंत्र का जो है निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? मिस्र की सभ्यता के लोगों ने किया था, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने किया था, चीनी सभ्यता के लोगों ने किया था या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अपवाह तंत्र का निर्माण किया था। अगला है पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगा में, हड़प्पा में, चनहुदड़ो में या लोथल में? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी है सही है कि जो पैमाने की खोज हुई थी वो लोथल में हुई थी, क्योंकि लोथल जो है सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी माना जाता है और व्यापार जो है पैमाने के आधार पर ही होता है। माप तोल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का बना मापक मिला है, यहाँ से गोदीबाड़ा का भी साक्ष्य मिला है, यानी डॉक यार्ड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, कांसा, तांबा या लोहा?
तो जो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं के निर्माण में जो जिस द्रव्य का प्रयोग किया जाता था उसका नाम था टेराकोटा। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त मिट्टी, चर्ट और गोमेद आदि का भी प्रयोग किया था। मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है, यानी मिट्टी से बनी आकृतियाँ जो होती हैं उनको हम टेराकोटा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति या नरसिम्हा की मूर्ति? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 20 है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है इसका संबंध था। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट विशेषता थी और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की जो मृण मूर्तियों से इस बात का भी पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? यानी हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन जो है निम्नलिखित में से किसने नहीं किया है? तो आपके जवाब हैं चार्ल्स मैसन ने, कनिंघम ने, एम व्हीलर ने या पीएस वत्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी सही है, पीएस वत्स जो हैं हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंधित नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन में चार्ल्स मैसन, कनिंघम और मार्टिमर व्हीलर थे और पीएस वत्स का संबंध इससे नहीं था, बल्कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा का अध्ययन किया गया था। अगला, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश में, सिंधु में, राजस्थान में, गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही है, कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कालीबंगा जो है किस नदी पर स्थित है? तो कालीबंगा है घग्गर नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है घग्गर नदी? ये राजस्थान में प्रवाहित होती है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाना जानते थे और यहाँ से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज किस विद्वान ने की थी? ऑप्शन है आपके सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन ए कनिंघम और ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो आपके जवाब हैं दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है। दयाराम साहनी को आए विस्तार में जाने। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। यानी हड़प्पा के टीले का जो सर्वप्रथम उल्लेख है सन 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था और 1912 में जे एफ फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई थी और सामग्रियों पर रॉयल एसआईटी सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया गया था। और जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरातात्विक पुष्टि प्राप्त की और कनिंघम एवं फ्लीट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे और 1921-22 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, यानी सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में जो है दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन मांटगोमरी और संप्रति साहिवाल जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व को उजागर किया। तो दयाराम साहनी जो है सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1935 में, 1942 में, 1901 में और 1922 में। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24,
हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1922 ईस्वी में हुई थी। अभी अभी मैंने बताया है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो आपके जवाब हैं कालीबंगन, लोथल, रोपण और मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था यानी बंदरगाह था, डॉक यार्ड था, वो है ऑप्शन नंबर बी लोथल था। ये सबसे बड़ा था। लोथल अहमदाबाद यानी वर्तमान गुजरात में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 और 1962 के मध्य यहाँ एस आर राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ 6 खंडों में बटा हुआ था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क और मकानों के अवशेष मिले। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वो पक्की ईंटें का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी या डॉक यार्ड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार लोथल और एक पत्तन नगर था। यह जो है कहाँ स्थित है लोथल, इसको भी ध्यान रखना बच्चों। यह जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल में तो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते हैं। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में किसका जहाजी माल घाट था? ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्री और फारसी। तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय और ऑप्शन डी सुअर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है। गाय संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा यानी मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों के इसमें साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो विश्व का सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा वेद है बच्चों? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर ऋग्वेद से संबंधित कुछ जानकारी देख लीजिए। ऋग्वेद भारतीय आर्यों की ही नहीं अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। यह भारत तथा भारतोत्तर प्रदेश के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म और उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसमें 10 मंडल और 128 सूक्त हैं सम्मिलित हैं। अगला है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? आपके ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूल्ब सूत्र और छंदोग्य उपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है, शूल्ब सूत्र। अगला है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और उत्पाद, चावल और दालें और सब्जियां और फल। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही है। जो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था दूध और उसके बने हुए उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव यानी जौ डालकर खीर पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। और ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। ये भी नोट कर लेना बच्चों, ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी किस वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता? तो ऋग्वेद ऐसा वेद है जिसमें चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी जई, ऑप्शन सी राई और ऑप्शन डी गेहूँ। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला जो अनाज था वो था जौ, जिसको हम यव कहते हैं। अगला है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? यानी वैदिक लोगों ने सबसे प्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग जो है किया गया था। इसकी व्याख्या को देख ले। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। यानी ऋग्वेद काल में जो ऋग्वैदिक लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। और ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है। आयस, ठीक है, आयस माने होता कच्चा लोहा, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वानों ने इसे तांबा, कुछ ने कांसा, कुछ ने लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ये ध्यान रखना है, ऋग्वैदिक लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से, कुशलता से या शक्ति से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर ए सही है, ज्ञान से। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आर्य और आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। ऑप्शन बी वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। ऑप्शन सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति के थे। और ऑप्शन डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था, जिसके कारण वो अपने जो भी संघर्ष करते थे उसमें सफल हो जाते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपके ऑप्शन है जौ, गेहूँ, चावल और तंबाकू। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का जो है ज्ञान नहीं था, बाकी जौ, गेहूँ और चावल इनका ज्ञान उन्हें था। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा ब्राज़ील से लाया गया था। यानी तंबाकू जो है ब्राज़ील का मूल पौधा है और ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है तंबाकू कहाँ पैदा, तंबाकू का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ब्राज़ील है। और किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, यह जो है आश्रमों से संबंध यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। दूसरा ऑप्शन है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ। ऑप्शन डी सही है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही है? सही हो कमेंट करें फटाफट। इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करें सही हो कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही विकल्प है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ये विकल्प सही है। ब्रह्मचर्य यानी पहला ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, दूसरा गृहस्थ आश्रम होता है, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम होता है, चौथा संन्यास आश्रम होता है। ये इसका सही क्रम है। इन सब की आयु 25-25 वर्ष की होती है। और ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसका इन आश्रमों का उल्लेख किस जो है कहाँ पर मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है जवालोपनिषद में प्राप्त होता है। जवालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बच्चों ध्यान रखना। जो चारों आश्रम दिए गए ये हमें कहाँ से प्राप्त होते, किस उपनिषद में इसका जिक्र किया गया है? जवालोपनिषद में इसका जिक्र किया गया है। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या सुनना है बच्चों? कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को पढ़ते समय नहीं है पर विशेष ध्यान देना है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा बच्चों। वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये कथन सत्य है। वे घुड़सवारी किया करते थे। और ऑप्शन सी वे कई झुंडों में
भारतवर्ष पहुँचे और वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है, ये ऊपर के सभी कथन सत्य हैं, ऊपर के सभी कथन सत्य हैं, लेकिन ये कथन सत्य नहीं है। मुख्यतः वे नगरों में निवास करते थे, ये कथन गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक वैदिक काल था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थे? ऑप्शन ए है शिक्षा पर, दूसरा जन्म पर, तीसरा व्यवसाय पर, चौथा प्रतिभा पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। जो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी और धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है जन्म पर आधारित हो गई। वे ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऋग्वेद में गायों का उल्लेख किया गया और गाय ही जो है माध्यम था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं बच्चों। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुई हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ट यानी गाय का अन्वेषण है और गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कई पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई तो उसमें आम तौर पर गाय और दासियाँ होती थीं और भूमि कभी ना होती थी, यानी भूमि दान में नहीं दी जाती थी। आम तौर पर ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन है, आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? यानी आर्य को जो है एक जाति शब्द से संबोधित करने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है आपके सर विलियम जोन्स, H. विल्सन, मैक्स मूलर और जनरल कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है। मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहा है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए बलि, ऑप्शन बी विधत, ऑप्शन सी बर्मन और ऑप्शन डी कर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है। उन्हें बलि के नाम से संबोधित किया जाता था। जनता द्वारा राजा द्वारा जो अपनी जनता से कर वसूला जाता उसे बलि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से या सामवेद से? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। आइए समझते हैं ऋग्वेद के किस मंडल, 10 मंडल है उनमें से किस मंडल में से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जो आपने देखा है भारतीय जो मुद्रा है उस पर सत्यमेव जयते लिखा होता है। ये कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया, मत्स्य पुराण से लिया गया, भगवद गीता से लिया गया या मुंडकोपनिषद से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है। जो सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन है मृदभांड यानी पाटरी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी और ऑप्शन डी लुहारगिरी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी है। लुहारगिरी जो है
व्यवहार में नहीं लाई गई थी। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान के नाम से, श्रमण के नाम से, अथर्ववन के नाम से या श्रेष्ठिन के नाम से? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी है, उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। निम्न में से किसी विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा ने, अपाला ने, या मैत्रेयी ने, या गार्गी ने? तो जो वाद विवाद है उसमें याज्ञवल्क्य को जो चुनौती दी थी वो गार्गी ने दी थी। और इसका संवाद याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो संवाद है वो बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में, अथर्ववेद की संहिता में? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है, सामवेद की संहिता में, क्योंकि सामवेद में जो है संगीत का अध्ययन किया जाता है। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, अगली क्लास आपको जल्द ही मिलेगी, इसका अगला वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।